हेलो दोस्तों। जितना बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स ने पिछले एक साल के अंदर दर्द झेला है ना, शायद ही कोई एसेट क्लास होगा जो होल्ड करके बैठा हो और इतना परेशान रहा हो। यार $1.25 से बिटकॉइन की हालत $60,000 पे भी टिकेगा कि नहीं टिकेगा, इसको सोचना ही कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स के अंदर एक खौफ दे रहा है। और सिर्फ बात बिटकॉइन की होती तो हिस्टोरिकली लोग जो है डेटा को देख के समझ जाते, चलो 70-80% गिरता है, यहाँ से रिकवरी हो जाएगी। लेकिन बात सिर्फ बिटकॉइन की नहीं है, बात है ऑल्ट कॉइन्स की भी। और उनकी हालत 2022 के बॉटम से भी और ज़्यादा बुरी है। और एक सवाल है, क्या क्रिप्टो करेंसी मार्केट सरवाइव कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। मैं कोशिश कर रहा हूं जो भी इंफॉर्मेशन हो, जो भी चार्ट्स हो, आपके लिए आपके सामने लाने की। और यहां पे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं कि यार बिटकॉइन का बॉटम, क्योंकि इस टाइम पे हम बिटकॉइन के पीक की बात नहीं कर सकते। इस टाइम पे हम बात कर सकते हैं कि क्या बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट आने वाले दिनों के अंदर एक रिवर्सल लेते देखने को मिल सकती है। और सवाल यही है कि बिटकॉइन अगर बढ़ेगा तो देर सवेर में ज़्यादातर बड़े कॉइन्स, इथेरियम या दूसरे जो कॉइन्स हैं जिनका एक यूज केस है, वो उम्मीद जो है जगाते देखने को मिल सकते हैं कि वो ऊपर चले जाएं या एक रिकवरी दिखाएं। क्या बिटकॉइन का बॉटम हो चुका है या यहां पर हम बिटकॉइन के बॉटम के करीब हैं? दो तीन चार्ट मेरे पास आज भी हैं। रेनबो अगर चार्ट की बात करते हैं, हिस्टोरिकली अपने लोवेस्ट लेवल पर है। मतलब आप कह लीजिए फायर सेल, मतलब अगर उसके हिसाब से सिर्फ कोई बंदा चले तो यहाँ पर भैया एक एंट्री लेवल बिटकॉइन का प्राइस दे रहा है $60-70 पे। अगर मैं बात करता हूँ बिटकॉइन बबल इंडेक्स की, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं हम एक बॉटम तलाश रहे हैं। और अगर मैं बात करता हूं प्रॉफिट इन सप्लाई या सप्लाई इन प्रॉफिट की बात करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि हम एक बॉटम की तलाश में हैं। और बॉटम आने वाले हफ्तों या कुछ महीनों के अंदर हमें मिलता देखने को मिल सकता है। हमारे पास टाइम है। मार्केट 10-20% ऊपर चली जाए, नीचे चली जाए, तो ये आप सब जो है कहीं ना कहीं इतना झेल चुके हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन सवाल है, क्या रिकवरी होगी? क्योंकि हर बार 2000, अगर मैं 18-19 की बात करता हूँ, यही सवाल था, क्या रिकवरी होगी। 2016-17 यही सवाल था, क्या रिकवरी होगी। 2020-21 यही सवाल था, क्या रिकवरी होगी। और आज भी यही सवाल है, क्या रिकवरी होगी। और इस सवाल का जवाब फ्यूचर में छुपा है। और यहाँ पर जो मैनिपुलेशन हुई है ना बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को लेके, बिटकॉइन तो फिर भी झेल जाएगा, इथेरियम फिर भी झेल जाएगा। शायद जो मार्केट के अंदर हो रहा है, ज़्यादातर कॉइन्स सरवाइव ना कर पाएँ। इसीलिए मैं आपको बार बार रीस्ट्रक्चरिंग पे फोकस करने के लिए बोल रहा हूँ। और यहाँ पे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। अब से नहीं, कितने सालों से। यहाँ पर मैं सब कुछ आपको बताने की और समझाने की कोशिश करूँगा। ग्लोबल सिचुएशन जो है थोड़ी न्यूट्रलाइज होते देखने को मिल रही है, कूल डाउन होते देखने को मिल रही है। ईरान को लेके, रशिया यूक्रेन को लेके, और यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर के लिए एक नई मुसीबत आ रही है। हो सकता है हमें आने वाले टाइम के अंदर, जो आप सोचते थे कि यार हमने एंट्री नहीं बनाई, अब मौका मिल पाए इन फ्यूचर जाके। तो बहुत कुछ बताने समझाने को है। बिटकॉइन की बात करते हैं, अब तो सीपीआई का डाटा भी अच्छा निकल के आया। उसके बाद में भी अगर बिटकॉइन यहाँ रिकवरी ना कर पाए तो भैया किसको दोष दें। लेकिन टेंशन है, यूएसए की मार्केट पीक पे है, बहुत कुछ है। एक एक करके मैं समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर इंफॉर्मेशन से पूरी भरी होगी। डाटा और सब चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। और बिटकॉइन का कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, वो भी बताऊंगा। कुछ कॉइन्स के बारे में बात करेंगे। तो बहुत कुछ है आज की वीडियो में बताने समझाने के लिए। चैनल पे पहली बार आए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर होल्ड करके बैठे हो बिटकॉइन इथेरियम, देर सवेर में रिकवरी कुछ ना कुछ कर देंगे ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ पर हमें अगर एंट्री के लिए सोच रहे हो तो हमारे पास टाइम है, या डीसीए करने की सोच रहे हो तो हमें एक बॉटम ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए और रीथिंक करना चाहिए। तो हमें जो है ना कहीं फॉलो कर लो।
क्योंकि हम तो कोशिश कर रहे हैं। अब तो शॉर्ट्स भी आप बोलते थे तो हमने बनानी शुरू कर दी है, तो फटाफट से जो है एक दो शॉर्ट्स जो पहले ही बना चुका हूँ आपके लिए उनको थोड़ा सा डिटेल में बताने और समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे मामला चल क्या रहा है बिटकॉइन को लेके, और बिटकॉइन के चार्ट्स क्या बोलते हैं, क्या न्यूज़ आ रही है, वो सब चीज़ें मैं आगे बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर बिटकॉइन को लेके एक वो कह ली ना एक डर का माहौल है। $65,000 पे 70,000 डॉलर जाने के बाद फिर ये लगा गया, और उसके बाद यहाँ पर अभी दोबारा से रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, ऑल्ट कॉइन्स अगर मैं देखता हूँ बिटकॉइन की डोमिनेंस वो गिर रही है, यानी कि अब जो है एक रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं कि भैया इससे ज़्यादा हमें क्या लूट पीट लोगे, ऑल्ट कॉइन्स भी कह रहे हैं। और जो कहीं ना कहीं एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बिटकॉइन का बॉटम हो चुका है, इसके लिए मेरे पास 2-3 चार्ट हैं, और मैं सबसे पहले सिलसिलेवार तरीके से उन्हीं से शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं, अगर यहां पर देखते हो बिटकॉइन बबल इंडेक्स, अगर उस चार्ट को देखते हो 2017 में पीक पे था। वो ये जो आपको ग्रीन पहाड़ दिख रहे हैं ना, थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर वो पीक पे था, ऐसा ही 2021 में देखने को मिला, ठीक है ना। लेकिन अभी अगर हम बात करते हैं तो उस लेवल पे से हम एक डिविएशन पॉइंट है, एक मार्क होता है कि यार ये इसका लेवल है, इसके ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं ये एक बबल फॉर्म हो रहा है, और अगर उसके नीचे आ रहा है तो कहीं ना कहीं हम अंडर वैल्यूड हैं। तो वो जो ग्रीन आपको दिख रहा है ग्राफ, वो अब हम नीचे पिछले 1-1.5 महीने से जा रहे हैं, और अब वो एक बॉटम ढूंढने की कोशिश कर रहा है इस चार्ट के हिसाब से। कुछ हफ्ते कुछ महीनों के अंदर अगर बिटकॉइन $1,00,000 के नीचे रहता है, या 60-70 हज़ार या उसके $50,000 पे आता है, तो टेंशन मत लीजिएगा, कहीं ना कहीं बिटकॉइन अपने बॉटम को इस टाइम पे ढूंढ रहा है, और वो अगर आता देखे तो समझ लीजिए एक एंट्री पॉइंट हो सकता है। दूसरे चार्ट की बात करता हूं, वो है बिटकॉइन बबल। अगर बिटकॉइन बबल की बात, जो बिटकॉइन रेनबो चार्ट की अगर मैं बात करता हूं, हिस्टोरिकली कभी भी इस लेवल पे नहीं आया जिसको हम कहते हैं फायर सेल। ये ब्लू लाइन जो दिख रही है आपको, इस लेवल के भी नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। और हिस्टोरिकली जब भी ऐसा हुआ है, क्या है 2018 में ले लो, क्या है 2020-21 में ले लो, क्या है आप जो है अभी की बात कर लो, जब भी ऐसा हुआ है वो एक इंडिकेशन है कि हाँ यार एक एंट्री पॉइंट है, या हमें यहाँ पे अब सोचना शुरू कर देना चाहिए कि हाँ यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर एक्यूमुलेशन करनी चाहिए। और ये सिर्फ मैं आपके लिए बात नहीं कर रहा हूँ, इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी कर रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे माइक्रो स्ट्रेटेजी, उन्होंने कहा है कि भैया वो ऑलरेडी हज़ारों बिटकॉइन तो खरीद रहे हैं, लाखों बिटकॉइन लेके बैठे हुए हैं, और अभी भी कह रहे हैं कि हर क्वार्टर में हम बिटकॉइन को बाय करेंगे, तब भी जब $76,000 उनकी एक एवरेज प्राइस है, और इस टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस $67,000-65,000 पर है, बिलियंस ऑफ डॉलर के नुकसान में है। और यहाँ पर अगर मैं बाइनेंस की बात करता हूँ, उन्होंने $1 बिलियन का सेफी फंड से जो बिटकॉइन खरीदने थे वो खरीद चुके हैं। कई थ्योरी निकल के आई कि भैया जानबूझ के ये डिप में लाए थे ताकि बाइनेंस अपनी एंट्री कर सके, क्योंकि दुनिया का बड़ा एक्सचेंज है। तो कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। लेकिन अब सब बोल रहे हैं उनकी बाइंग हो गया तो वो दोबारे भगा सकते हैं, लेकिन $1 बिलियन से क्या ज़्यादा फर्क पड़ेगा मार्केट को? मार्केट बहुत बड़ी हो चुकी है। लेकिन ये थ्योरीज चलती है, हमें सब चीज़ के लिए अवेयर रहना चाहिए, और चार्ट्स और इंडिकेटर को कहीं ना कहीं अब हमें थोड़ा सीरियसली सोचना चाहिए। तीसरे अगर चार्ट की बात करता हूं, उसकी अगर मैं बात करता हूं, तो वो निकल के आता है कि भैया प्रॉफिट, सप्लाई एंड प्रॉफिट अगर आप देखते हो इस टाइम पे 55% के आसपास है, और अगर हिस्टोरिकली देखते हो 40 से 45% पे, क्या है 2018 के आसपास देख लो जब बॉटम बिटकॉइन ने बनाया था। अगर मैं बात करता हूँ 2020-21 की बात करता हूँ, तब बिटकॉइन ने बॉटम बनाया था, या 19-20 की बात करता हूँ, और फिर 22-23 की बात करता हूँ, जब भी बिटकॉइन ने बॉटम बनाया तो उसका 40 से 45 या 45 से 50% जब आया तब एक बॉटम फॉर्म हुआ है। क्या है, हम 2021-22-23 की बात करते हैं, 45 से 50%, तो अभी हम 55% पे हैं, यानी कि हम बॉटम के बहुत करीब हैं। तो और बॉटम को अगर हिस्टोरिकली डाटा को देखते हैं, मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था, अभी भी बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट अगर हम एक बेस पॉइंट लेते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पर 55 से 60 हज़ार डॉलर पे आती है, जहाँ पे 200 वीक मूविंग एवरेज, 50 मंथ मूविंग एवरेज, और हिस्टोरिकली 2022 ही एक ऐसा साल था जब वो इसके नीचे गया था। अदरवाइज हिस्टोरिकली उसको टेस्ट ज़रूर करता है, जो इस टाइम पे भी 60 हज़ार डॉलर के आसपास आया, उसके नीचे नहीं जाता। तो हम कह लीजिए हम एक बॉटम
के बहुत करीब है, अगर वहाँ आ जाए तो ज़्यादा शॉक मत होइएगा, बल्कि उसे एक एंट्री पॉइंट की तरह देख सकते हो। अगर उसके नीचे छिटकता है तो भैया फिर तो हिस्ट्री रिपीट हो रही है। फिर 70 से 80% की कैलकुलेशन लेते हैं, अगर उसको देखते हैं तो $50,000 के नीचे छिटक के $35,000 से $40,000 भी आता देखने को मिल सकता है। मैं सारी बात कर रहा हूँ जो रिसर्च है, ये जो चार्ट्स, हिस्टोरिकल डाटा, इन सबको कंपेयर करके, यानी कि हम बॉटम के बहुत करीब हैं। और ऐसा लगता है 55-60 अगर बॉटम नहीं हुआ तो फिर ये $45,000-40,000 के आसपास में भी एक बॉटम होता देखने को मिल सकता है। लेकिन $50,000 भी कह लीजिए एक साइकोलॉजिकली एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अब रिवर्सल के क्या चांसेस हैं, एक ये सवाल आता है। आपको पता है हर चीज़ के लिए, जैसे अगर हम बिटकॉइन के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उसके लिए ब्लॉकचेन काम करती है और वहाँ पे उसको रन करते हैं कौन? माइनर्स। आज की डेट में जो डाटा निकल के आ रहा है, मैक्रो और माइक्रो का जो डाटा निकल के आया है, उनके हिसाब से आज की डेट में बिटकॉइन का प्राइस है $67,000 के आसपास, $65,000 के आसपास। लेकिन एक बिटकॉइन को माइन करने के लिए आज की डेट में खर्चा आ रहा है $84,000। आप मुझे बताइए, कोई दुकान खोल के बैठे हुए हो और उस दुकान के अंदर आपको प्रॉफिट नहीं होगा तो कितने दिन चला लोगे? कुछ दिन ही चला लोगे, कुछ महीने या 1-2 साल चला लोगे अपने घर से, पूरी ज़िंदगी तो नहीं चला सकते। तो ये भी एक पॉइंट है कि बिटकॉइन या तो बॉटम ढूंढ रहा है, और बॉटम ढूंढने के बाद अगर रिकवरी दिखाएगा तो बहुत सॉलिड रिकवरी दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं माइनर्स की कॉस्ट से ऊपर आना चाहिए, ताकि हमारी जो ब्लॉकचेन है उसको खतरा ना हो जाए, ये सिस्टम ठप ना हो जाए। और ये क्यों नहीं होने देंगे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स? क्योंकि भैया आज की डेट में लाखों करोड़ रुपए के बिटकॉइन लेके बैठे हुए हैं। बिटकॉइन के ETF, ये जो सेलिंग दिख रही है वो एक अलग चीज़ है, उधेड़ बुनी है वो एक अलग चीज़ है। बैंक्स की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करती हैं, लाखों नहीं दसियों लाख बिटकॉइन की होल्डिंग है आज की डेट में। मतलब 10 से 20% सप्लाई तो USA की कंपनीज के अंदर ही लगता है कि लेके बैठे हुए हैं। क्या वो इतनी आसानी से इस चीज़ को होने देंगे? ये एक डाउट है जो लगता है कि कहीं ना कहीं बिटकॉइन के अंदर देर सवेर में रिकवरी भी आते देखने को मिलेगी। तो इन सारी चीज़ों को एनालाइज करो। और यहाँ पे जो क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का डाटा है, 5 पे आना हिस्टोरिकली कभी नहीं हुआ, 10-9 से नीचे शायद ही पहले कभी देखा गया है, लेकिन अभी देखने को मिल रहा है। तो आप कह लीजिए ये भी एक बता रहा है कि या तो बॉटम हो चुका है या हम बॉटम के बहुत करीब हैं। तो हमने परेशान नहीं होना है, इन सारी चीज़ों को एनालाइज करना है और थोड़ी दिलेरी दिखानी है। और होल्ड करके बैठे हो तो भैया शांत रहो। अब आपके पास कोई ऑप्शन है, एक ऑप्शन है कि यार सेल करो और छुट्टी करो, नहीं है तो भैया यहाँ पर अब बैठे रहो और अपनी बारी का इंतज़ार करो। और डाइवर्सिफिकेशन क्यों ज़रूरी होती है? इसलिए लिक्विड हाथ में कुछ होना चाहिए। क्यों? इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं इस टाइम पे जैसी मार्केट है ना, जैसे कॉइन्स हैं, कुछ आपके भी फेवरेट कॉइन होंगे, वो इस लेवल पे ऐसा लगता है यार एंट्री ले ही लूँ, बस है नहीं कुछ, लेकिन लेंगे कहाँ से? तो इसीलिए वही मैं कहता हूँ कि भैया यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी होती है। और अच्छी बात क्या है, जो अभी डाटा निकल के आ रहा है, CPI का डाटा भी फाइनली 2.4% निकल के आया, एक्सपेक्टेड था 2.5, पहले था 2.7। तो कहीं ना कहीं ये भी एक सुधार दे रहा है। जिस हिसाब से USA की मार्केट ऊपर है, ये मुझे एक टेंशन दे रही है। और ये टेंशन क्यों दे रही है, थोड़ा सा मैं आपका टाइम ले सकता हूँ, लेकिन मैं ग्लोबली आपको समझाने की कोशिश करूँगा, समझ के जाइएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। 3-4 चीज़ें हैं, अलग अलग हैं, लेकिन उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर USA की मार्केट की। USA की मार्केट इस टाइम पे ऑल टाइम हाई पर है। अगर आप देखोगे 7,000 पॉइंट के आसपास S&P 500 है। सारी मार्केट क्रैश कर चुकी है, गोल्ड गिर गया, सिल्वर 50% नीचे, बिटकॉइन 50% नीचे, ऑल्ट कॉइन्स की धज्जियां उड़ी हुई हैं। ज़्यादातर अगर ग्लोबल मार्केट्स भी देखते हो वो भी अच्छा खासा गिरी हुई है। सिर्फ खड़ा कौन हुआ है? USA की मार्केट। आपको नहीं लगता क्या टेक और AI सिर्फ जो हमने रन देखा है, मैं तो बोल भी नहीं पा रहा हूं, जो हमने रन देखा है, क्या वो चीज एक बबल की फॉर्म ले सकती है? क्योंकि यही चीज 2000 से 2002 के बीच में .com बबल की बात करते हैं। और 15-20 दिन पहले अगर किसी गोल्ड और सिल्वर वाले को बोलते ना कि भैया मार्केट क्रैश होने वाली है, गलिया आता। पिछले साल जब बिटकॉइन $1.25 लाख पे पहुंचा था, अगर बिटकॉइन वाले को बोलते $50,000 $60,000 आ जाएगा, भड़क जाता। लेकिन .com बबल याद होगा आप में से जो नए लोग हैं उनको पता ही नहीं होगा, शायद तब पैदा भी नहीं हुए थे।
लेकिन यहाँ पर उसको देखिएगा, हमने 70% तक का मार्केट के अंदर क्रैश देखा था यूएसए की। सेम ही चीज़ 2008 से 9-7 उस ईयर के अंदर देखा जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे। सेम ही चीज़ हमने कोरोना के टाइम पे देखी थी। लोगों को लगा कि यार अब तो सब कुछ खत्म है, सब कुछ ठप हो गया था। और यहाँ पर इस टाइम पे सब मार्केट डाउन है और यूएसए की मार्केट ऊपर है सिर्फ। ऐसा कैसे हो सकता है, सोचिएगा। और अगर ये बबल है और ये फूटेगा तो फिर क्या होगा ओवरऑल मार्केट्स का, ग्लोबल सिचुएशन का, बड़े बड़े एसेट क्लास का, और उसमें बिटकॉइन और क्रिप्टो भी लपेटे में आ जाए तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। इसीलिए कह रहा हूँ कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन क्यों ज़रूरी है। ये एक अलग कहानी है। लेकिन एआई जो है ऑलरेडी आपको पता है कि जिस हिसाब से डाटा निकल के आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट के एआई चीफ का तो ये कहना है कि अगले 12 से 18 महीनों में भैया वाइट कॉलर जॉब, टीचर्स, बैंकर्स और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, ऐसे ऐसे जो बैठ के सोचते हैं ना सिस्टम पे, हाँ हम तो बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता, उनकी जॉब खतरे में है, ख़त्म भी हो सकती हैं। और वो क्यों? क्योंकि एआई इतना एडवांस हो चुका है। यहाँ पे इंडियन मार्केट की जो टेक कंपनीज की जो हालत है, जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश होते देखने को मिल रही है पिछले 2-3 दिनों से, और 8 से 10 लाख करोड़ मार्केट से उड़ गया, उसके पीछे एक रीज़न है कि एक सिर्फ जो है क्लाउड कोवर्कर, अगर आप देखते हो सिर्फ वो कुछ प्लगइन लॉन्च किए एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने या एक एआई कंपनी ने, और उसकी वजह से लाखों करोड़ रुपए की धज्जियां, मतलब पूरा सिस्टम ही रीसेट की कगार पे आ गया। बड़ी बड़ी कंपनीज जो है एआई की वजह से, अमेजॉन हो, टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, बहुत और कंपनीज हैं जिन्होंने 2025 में 2.5 से 3 लाख लोग निकाले हैं, और अभी 45 दिन ही हुए हैं और ऑलरेडी यहाँ पर 35 से 40 हज़ार लोग निकाल दिए गए हैं। ठीक है, तो इतना कुछ चल रहा है। तो कहीं ना कहीं एआई भी टेक ओवर कर रहा है। यूएसए की मार्केट की एक हाई बनी है एआई टेक की कंपनी से, उसका भी बबल का टेंशन है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ तो फुल स्टॉप आएगा। जॉब्स जाएंगी तो कंट्रीज़ पे बर्डन बढ़ेगा, और कंट्रीज़ पे बर्डन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हम एक रिसेशन की तरफ जाएंगे। ये एक टेंशन आ रही है। लेकिन यहाँ पर एक राहत की खबर भी है। अब ईरान को लेके अमेरिका कुछ सॉफ्टन होता देखने को मिल रहा है, और एक जो पिछले 3-4 साल से जो परेशान हो रखे हैं कि यार ये रशिया और यूक्रेन का मैटर सॉल्व होता देखने को मिले, उसके अंदर की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे ट्रंप ने उनको जून तक का टाइम दिया है। जेलेंस्की का कहना है, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, कि भैया यहाँ पर होता है कि हो सकता है कि सॉर्ट आउट होता देखने को मिले, और यहाँ पर डॉलर और स्ट्रॉन्ग होता देखने को मिले। और उसके पीछे एक रीज़न ये भी बोला जा रहा है कि जो मेमो निकल के आया है, जो इंटरनल न्यूज़ निकल के आ रही है रशिया की तरफ से, कि यहाँ पर रशिया दोबारा से डॉलर के अंदर सेटलमेंट करना शुरू करता देखने को मिले। अब वो क्यों हो सकता है, उसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि हो सकता है कि यार ये वॉर ख़त्म होगी तो कहीं ना कहीं सैंक्शन हटते देखने को मिल सकते हैं। और इसी रीज़न की वजह से परसों या 2 दिन पहले आपने जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट, गोल्ड और सिल्वर के अंदर, सिल्वर 10% टूट गया, ये भी एक बड़ा रीज़न था कि यार जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो दुनिया लड़ेगी ही नहीं, तो फिर ये सेफ हेवन एसेट तो क्या करेंगे। इन्हीं की वजह से तो जो है सेंट्रल बैंक्स ने जो है गोल्ड और सिल्वर को लेना शुरू किया था। अब यहाँ पर खासकर गोल्ड को, और बड़ी बड़ी कंपनीज ने सिल्वर के अंदर कॉन्फिडेंस दिखाया था। तो इनका क्या होगा? और ये मत भूलिएगा, सप्लाई अगर सैंक्शन हटते हैं, सप्लाई और आगे बढ़ते देखने को मिल सकती है, क्योंकि दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट जो माइन है गोल्ड की वो रशिया में है। दुनिया के सबसे ज़्यादा रिज़र्व में से जो एक हैं वो रशिया के पास में है, और अगर उन पे सैंक्शन हटेंगे और ओपनली मार्केट के अंदर गोल्ड और सिल्वर आएगा तो उनके अंदर एक बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड और सिल्वर को लेके ये टेंशन, टेक कंपनीज को लेके जिससे स्टॉक मार्केट, ग्लोबल मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो एआई है। अब यहाँ पर बिटकॉइन और क्रिप्टो को लेके अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक प्रेशर है कि भैया जो टेक कंपनीज हैं, जो यूएसए की मार्केट है, और यूएसए की मार्केट एक पीक पे है, अगर उनके क्रैश होगा तो उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी पे। और क्रिप्टो करेंसी पे क्यों पड़ सकता है? जब टेक कंपनीज लॉस में जाती हैं या क्रैश हो रहे होते हैं ना, तो जो उनके एसेट होते हैं वो उनको बेचने की कोशिश करती हैं, क्या किसी भी रेट पे हो। 2008-2007 में भी ऐसा हुआ था, एक बड़ा क्रैश देखने को मिला, रिसेशन की तरफ जा रहे थे। तो यार ये चीज़ें होती हैं। कोरोना के टाइम पे एक ऑल्टरनेटिव की तरह देखना चाहिए था ना,
देखना चाहिए था ना कि भैया जब दुनिया के अंदर सब ग्लोबल अनसर्टेनिटी थी तब बिटकॉइन क्यों बढ़ा गिरा था। वो इसलिए गिरा था क्योंकि कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट भी गिरते देखने को मिली थी। और अगर ये यूएसए की मार्केट का बबल फूट गया तो ये चीज़ बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के लिए भी शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट डाल सकती है। लेकिन ओवरऑल जब हालात सही होंगे तो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर भी एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो आप कह लीजिए कि थोड़ी टेंशन रह सकती है, सब कुछ घूम फिर के अगर डॉट कनेक्ट करोगे तो इतना कंफ्यूजिंग लगेगा ना यार, कहाँ बचूं, कैसे करूं, किस में लूं। अब गोल्ड और सिल्वर पे टेंशन है, बिटकॉइन को लेके अलग टेंशन है, टेक की कंपनीज की अलग टेंशन है, यार ग्लोबल मार्केट गिर रही है, तो मैं जाऊं कहाँ। तो समझदार आदमी क्या करता है कि भैया सेपरेट में कुछ फंड रखो, जब हालात सुधरेंगे तो हम देखेंगे, नहीं तो जब और बुरे हों तो डीसीए पे, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग पे फोकस करें। ये बहुत कुछ चल रहा है और इसी बात को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पता नहीं मैं कितना कामयाब हुआ हूँ, लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन को आप एनालाइज कीजिएगा। हर चीज़ के लिए कहीं ना कहीं एक अलग इम्पैक्ट हो रहा है, लेकिन ये सब इम्पैक्ट घूम फिर के हमारे पूरे फाइनेंशियल सिस्टम पे पड़ता है। समझने की कोशिश करना, अगर बात समझ में आ रही है और अगर आपको लगता है मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन कुछ ही मिनटों में देने की कोशिश की है तो अपने भाई को सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो। अब यहाँ पे अगर मैं बिटकॉइन की टेक्निकली बात कर लेता हूँ, इथेरियम, सोलाना, कुछ कॉइन्स की बात करता हूँ, तो बिटकॉइन 55 से $60,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, एक एंट्री पॉइंट वहाँ बनता है। अगर यहाँ से रिकवरी करता है तो $76,000-$75,000 और आने वाले टाइम के अंदर ये $83,000-$85,000 जहाँ पे बिटकॉइन माइनर्स का जो है एक एवरेज प्राइस आ रहा है वो होता देखने को मिल सकता है। और अगर मैं इथेरियम की बात करता हूं तो फिलहाल के लिए $2,400 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, वहां पे 200 और 50 मंथ मूविंग एवरेज की एक रेजिस्टेंस है। अगर उसके पार जाता है तो ये $3,000, और अगर यहां नहीं टिकता है तो आप कह लीजिए 1700 1750 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आती है। सोलाना के लिए देख रहे हो $70 और $60 के ऊपर एक अच्छी एंट्री पॉइंट बनता है, लेकिन अगर यहां से रिकवरी करता है तो $95 से $100 के लिए एक रेजिस्टेंस निकल के आता है। और आने वाले टाइम के अंदर $100 के पार जाना, थोड़ी सी बिटकॉइन अगर अच्छा करता है तो ये भी जाता देखने को मिल सकता है, इथेरियम भी। बट जो स्टैंडर्ड चार्टेड की प्रिडिक्शन निकल के आई है वो मुझे ज़्यादा शॉक कर रही है। उनका कहना है कि भैया हो सकता है बिटकॉइन $50,000 के नीचे, और यहाँ पर अगर इथेरियम की बात करते हैं तो $1,400 भी आता देखने को मिल सकता है। ये वही स्टैंडर्ड चार्टर्ड है जो कि बोल रहा था कि $2.5 लाख बिटकॉइन का प्राइस 2025 में या 2026 में जाता देखने को मिल सकता है। लेकिन उनकी भी गलती नहीं है। देखो, सिचुएशन के हिसाब से अपनी रिसर्च करनी पड़ती है और वो वही करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो भी अपडेट आती रहेगी मैं आपको करने की कोशिश करूँगा। हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइए, सपोर्ट किया करो। हम भी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं ताकि कहीं से कुछ भी इन्फॉर्मेशन लाएं। आप एक छोटा सा बटन तो दबा ही सकते हो, शेयर का, लाइक का और चैनल को सब्सक्राइब का। उम्मीद करता हूं आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ट्विटर, टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।